हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। हम पढ़ेंगे क्रॉनिकल करंट अफेयर। जैसा कि हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस, आरओ एग्ज़ाम और भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। इसके लिए क्रॉनिकल कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सभी जानते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यही मेरा यूट्यूब चैनल एकदम नया है और आप सभी के सपोर्ट की इसको ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना पर सर्वसम्मति से रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस जो शीर्ष अदालत है उसने चुनावी बॉन्ड का जो विक्रय करने वाले बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3 हफ्ते में चुनाव आयोग के साथ सभी जितनी भी जानकारियां हैं उनको साझा करने का निर्देश दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्ष 2023 से लेकर के अब तक की जितनी भी जानकारियां होंगी वो चुनाव आयोग को देगा और जो चुनाव आयोग है वो इन जानकारियों को कोर्ट को प्रेषित करेगा। फैसला सुनाते हुए सीजीआई ने कहा है कि ये जो चुनाव बॉन्ड हैं ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के पिछले 5 वर्ष के चंदे का हिसाब किताब देने के लिए भी कहा है। चुनावी बॉन्ड क्या है जानते हैं। तो चुनावी बॉन्ड है वचन पत्र या धारक बॉन्ड की प्रकृति का एक उपकरण है जिसे किसी भी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित हो। दूसरा है अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई नीति में संशोधन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम कहते हैं एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। और इस संशोधन नीति के अंतर्गत जो उदारीकृत जो प्रवेश मार्गों का उद्देश्य बताया गया है, तो उद्देश्य संभावित जो निवेशक हैं, निवेशकों को अंतरिक्ष में भारतीय कंपनियों में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। संशोधित जो एफडीआई नीति है उसके अंतर्गत अंतरिक्ष क्षेत्र में अब 100% तक एफडीआई की अनुमति है। संशोधित नीति के तहत विभिन्न गतिविधियों हेतु एफडीआई जो सीमाएं हैं, पहला है स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 74% तक। तो इसके अंतर्गत क्या रहेगा, उपग्रह विनिर्माण जैसे हो गया, प्रचालन हो गया, सैटेलाइट डेटा उत्पाद तथा ग्राउंड सेगमेंट व यूजर सेगमेंट से रिलेटेड होगा। और ये 74% की बात है, ये जितनी भी गतिविधियां हैं वो सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती हैं। तो अब दूसरा है स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49% तक। तो इसमें प्रक्षेपण यान, प्रणाली, उप प्रणालियों, अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने और रिसीव करने के लिए स्पेस पोर्ट के निर्माण के से संबंधित होगा। और ये 49% के बाद ये जो गतिविधियां हैं ये सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती हैं। अब है स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक। तो इसमें उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट, यूजर सेगमेंट के लिए घटकों और उप प्रणालियों के विनिर्माण से संबंधित है। अब नेक्स्ट है सार्वजनिक परीक्षा। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक। अब ये क्यों लाया गया है तो हम जानेंगे कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया गया है। राज्यसभा ने इसको 9 फरवरी को, लोकसभा ने इसको 6 फरवरी को 2024 में इसको पारित किया। इसमें क्या है कि सार्वजनिक परीक्षाओं से इसका तात्पर्य है कि संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और केंद्र सरकार के विभाग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से है। यह कानून उन लोगों के विरुद्ध लाया गया है जो इस परीक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करते हैं। विधेयक का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है। मतलब जैसे कि पेपर लीक होना और कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र जारी करना, मतलब प्रस्ताव पत्र जारी करना, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड है। और हाँ, इसके लिए प्रावधान भी किए गए हैं कि अगर इस तरीके से कोई भी पाया जाता है तो अपराध करने पर उसको 3 से 10 वर्ष तक की कैद और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का उसको जुर्माना देय होगा। इसके अलावा विधेयक के तहत सभी जो अपराध है संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समन योग्य होंगे, ये भी कहा गया है इसमें। अब देखते हैं चौथा, जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024। अब संसद ने जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है।
वैसे बात करें तो लोकसभा में इसको 8 फरवरी को और राज्यसभा में 6 फरवरी 2024 को इसको पारित किया गया। यह विधेयक जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन का प्रावधान करता है। अधिनियम में क्या है कि जल प्रदूषण को रोकने, उसे नियंत्रित करने के लिए विधेयक के अनुसार प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 10,000 से 15 लाख रुपए तक का इसमें जुर्माना भी होगा। 5वां है संविधान एसटी आदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया है। तो ये संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 तथा संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 ये दोनों पारित किए गए हैं। लोकसभा में 8 फरवरी और राज्यसभा में 6 फरवरी 2024 को पारित किया गया है। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य है कि आंध्र प्रदेश में जो अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करना। आंध्र प्रदेश में बोडो, पोरजा, खोंड पोरजा और कोंडा सवारस समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए, यह इसका उद्देश्य है। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक का उद्देश्य ओडिशा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधन करना है और इसके अंतर्गत ओडिशा में आदिम जनजातियों के 4 समुदाय कौन कौन से पाउडी भुइया, चुक्तिया भुंजिया, बोंडा और मंकड़िया और 46 अन्य जितने भी हैं जो विभिन्न गलतियों के कारण अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नहीं किए गए हैं को इस सूची में शामिल करना, यह इसका उद्देश्य था। अब नेक्स्ट है सरोगेसी विनियमन नियम 2022 में संशोधन किया गया है। तो इस संविधान के संशोधन के तहत यह अधिसूचित किया गया है कि अगर किसी विवाहित जोड़े में से एक साथी किसी चिकित्सीय स्थिति में पीड़ित है तो दाता का अंडाणु या शुक्राणु का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। संशोधित नियम के अनुसार जिला मेडिकल बोर्ड को यह प्रमाणित करना होगा कि जो पति या पत्नी है उनमें से कोई एक चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित है जिसके लिए दाता युग्मक मतलब डोनर गैमेट के उपयोग की आवश्यकता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि सेरोगेसी से गुजरने वाली एकल महिलाओं एकल का मतलब विधवा हो या तलाकशुदा को सेरोगेसी प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के लिए स्वयं के अंडे और दाता शुक्राणु का उपयोग करना होगा। भारत में सेरोगेसी को विनियमित करने के लिए सेरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 को लाया गया था। अब इसके अनुसार व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए तथा बिक्री, वेश्यावृत्ति या शोषण के अन्य रूपों के लिए सेरोगेसी को प्रतिबंधित किया गया और इसके उल्लंघन पर 10 वर्ष तक का कारावास तथा 10 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अब इंडस शिखर सम्मेलन इंडसएक्स। तो इंडसएक्स जो शिखर सम्मेलन है वह नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। भारत अमेरिका डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम सम्मेलन उद्देश्य है इसका भारत अमेरिका के बीच जो रणनीतिक प्रौद्योगिकी की साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना और यह रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम जिसको इंडसएक्स जून 2023 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ आयोजन? तो गुवाहाटी में हुआ। यूनानी चिकित्सा पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। यूनानी चिकित्सा पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। अब इसकी थीम क्या थी? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा सम्मेलन। इसका आयोजन केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद जिसको CCRUM कहते हैं,
ये CCRUM जो है ये वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य भी करता है। और भारत सरकार के ये जो केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद है, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत कैसा स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 30 मार्च 1978 को इसकी स्थापना हुई। और कार्य करना कब शुरू किया? तो 10 जनवरी 1989 में 79 को इसने कार्य करना शुरू किया। अब CCRUM के 4 संस्थानों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। तो प्रमाण पत्रों के नाम है NABH। NABH का फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। दूसरा है NABL। NABL का फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। CCRUM प्लस सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के मध्य समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान भी किया गया। नवा है इंडिया एनर्जी वीक 2024। कहाँ पे आयोजन हुआ? तो गोवा में हुआ। संस्करण कौन सा था? तो दूसरा। आयोजन किसने किया? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। यह भारत की सबसे बड़ी और सर्वव्यापी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है, इसको याद रखिएगा। इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए? तो नाइजीरिया, लीबिया, सूडान, घाना, इसके अलावा 17 प्रमुख तेल उत्पादक देशों के ऊर्जा मंत्री भी इसमें शामिल हुए। 10वां है, भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी अवसर पर अन्ना विश्वविद्यालय जो है, अन्ना विश्वविद्यालय ने में एक क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन दक्षिण आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यों प्लस केंद्र शासित जो प्रदेश हैं के 117 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने इसमें भाग लिया। अगर बात करें सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत कब हुई? तो 2002 में हुई। इसका पहला सामुदायिक रेडियो उद्घाटन 1 फरवरी 2004 को हुआ। और अगर बात करें कि कितने हैं टोटल सामुदायिक रेडियो स्टेशन, तो हैं 481। नेक्स्ट है, देश का पहला डिजिटल पुरालेख संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है या आधारशिला रखी जा रही है। पुराने संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी जा रही है? तो हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों ने तमिलनाडु के उलुंदुरपेट के पास में कोटरावई मूर्ति कला का पता लगाया है। ये कौन से काल की है? तो ये पल्लव काल की है। ये पल्लव काल की है। नेक्स्ट है, कल्कि धाम मंदिर शिलान्यास। तो कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास संभल जिला यूपी में किया गया है। नेक्स्ट है, UAE के अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर। तो यह हिंदू मंदिर नागर शैली में है। और पहला हिंदू मंदिर बोचनवासी अक्षरधाम पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS ने इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि UAE के अबू धाबी में जो पहला हिंदू मंदिर है वो कौन सी शैली में है? तो नागर शैली में। नेक्स्ट है, 37वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे आयोजन किया गया? तो हरियाणा फरीदाबाद में। 50 जो देश हैं वो इसमें भागीदार बने। साझेदार राष्ट्र कौन सा रहा है? तो तंजानिया रहा है। मेले की थीम क्या थी? तो गुजरात राज्य पर यह आधारित था। पहली बार आयोजन कब हुआ? तो 1987 में। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला समक्का सरलम्मा जात्रा, इसका आयोजन तमिलनाडु के मुलुंग जिले के तडवई मंडल के मेदाराम में आयोजन हुआ। इसका कहाँ पे? तमिलनाडु के मुलुंग जिले के तडवई मंडल के मेदाराम में। अब मेदाराम जात्रा, इसको मेदाराम जात्रा भी कहा जाता है। ये तो भक्ति, परंपरा और सामुदायिक भावना का महान मिश्रण है। देवी देवताओं के सम्मान में इसको मनाया जाता है। तेलंगाना का यह आदिवासी त्यौहार है। तेलंगाना सरकार का यह एक राज्य त्यौहार भी है। तत्कालीन शासकों द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक माँ और बेटी समक्का और सरलम्मा की लड़ाई की याद दिलाता है। नेक्स्ट, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में
₹84,560 करोड़ रुपए खर्च किए गए या रक्षा समझौता मंजूरी दी गई। समझौता कौन सी नीति के तहत हुआ? तो व्यापार सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के तहत। प्रस्ताव में एंटी टैंक मिसाइल, एयर डिफेंस, टैक्टिकल और कंट्रोल रडार, हैवीवेट टारपीडा, मीडियम रेंज मैरीटाइम टोही, फ्लाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट की खरीद शामिल है। नेक्स्ट है समुद्री निगरानी। इसी का पॉइंट है कि समुद्री निगरानी देश में बने जो 15 जो नए एयरक्राफ्ट होंगे उनमें से 9 जो है नौसेना और 6 तटरक्षक बल को प्राप्त होंगे। स्टार्टअप तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों जिसको कहते हैं MSMEs से रक्षा खरीद प्रक्रिया बढ़ावा हेतु रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा भी मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, इसको दुबई UAE में प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है। कहाँ पर? दुबई UAE में ही, मतलब संयुक्त अरब अमीरात में ही इसका, दुबई में इसका हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। संस्करण कौन सा है? 11वां। इसकी थीम क्या है? तो भविष्य की सरकारों को आकार देना, मतलब शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। विश्व सरकार सम्मेलन की स्थापना की बात करें तो 2013 में हुआ और यह वार्षिक वैश्विक सभा है। इसमें जो अतिथि देश कौन कौन से थे? तो भारत, तुर्की और कतर इसमें अतिथि देश थे। नेक्स्ट 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, यह ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका आयोजन हुआ। संस्करण 7वां था। भारत प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री, भारत का जो प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया भारत की ओर से। थीम क्या थी? एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। इसकी थीम क्या थी? एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। सागर की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यह कैसा है? परामर्शी मंच है सागर। आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा इंडियन फाउंडेशन द्वारा किया गया। पहला संस्करण वर्ष 1916 में सिंगापुर में किया गया जिसमें 30 देश शामिल हुए थे। 6वां संस्करण वर्ष 2023 में बांग्लादेश के ढाका में हुआ 2023 में, और 7वां कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। नेक्स्ट है एक्ट ईस्ट फोरम नई दिल्ली की 7वीं बैठक। इस बैठक में विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा और भारत में जो जापान के राजदूत थे हिरोशी सुजुकी। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के 2 उद्देश्य हैं। तो भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के 2 उद्देश्य क्या हैं? तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और इस क्षेत्र के भीतर तथा इस क्षेत्र के दक्षिण पूर्व एशिया बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। क्या क्या है? भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, दूसरा है इस क्षेत्र के भीतर तथा इस क्षेत्र के दक्षिण पूर्व एशिया के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। अगला है नवा रायसीना संवाद। यह सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। इसमें अतिथि कौन थे? तो ग्रीस के PM किरियाकोस मित्सोताकिस। संस्करण था 9वां। ग्रीस के PM अतिथि थे और विषय था भू राजनीतिक अर्थशास्त्र से संबंधित भारत का प्रमुख सम्मेलन था। यह भू राजनीतिक विषय इसका था चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। मतलब चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। और इसमें यह किससे से? तो भू राजनीति संबंधित है। तो भू राजनीति प्लस अर्थशास्त्र से संबंधित भारत का एक प्रमुख सम्मेलन है और विश्व के कई जो विदेश मंत्री हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। माल्टा ISA में शामिल होने वाला 119वां देश बना है। इसका उद्देश्य क्या है ISA का? तो जीवाश्म ईंधन जैसे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है ना। तो जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सब की निर्भरता को कम करना है। ISA को भारत फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में आयोजित जलवायु परिवर्तन
संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जिसको कहते हैं UNFCCC के 21वें COP21 जिसको कहते हैं के अवसर पर लॉन्च किया गया। तो ISA को भारत फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के 21वें मतलब COP21 के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 21 के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया। माल्टा की बात करते हैं। माल्टा सिसिली द्वीप मतलब इटली के दक्षिण में सिसिली द्वीप के दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसमें कौन कौन से 3 देश शामिल है माल्टा में? गोजो माल्टा, कैमिनो माल्टा। गोजो माल्टा और कैमिनो माल्टा। कैमिनो माल्टा इनमें से सबसे बड़ा द्वीप है और माल्टा मई 2024 में यूरोपीय संघ का एक सदस्य बना था। अब बात करें भारत द्वारा IBSA कोष में $10 लाख का योगदान किया गया। IBSA कोष में तो ये $10 लाख IBSA जो है गरीबी एवं भूखमरी इसका कोष है, गरीबी एवं भूखमरी कोष। तो पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन फंड IBSA क्या है? तो इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ने 2004 में इस कोष का क्या किया? गठन किया। IBSA संचालन 2006 में शुरू हुआ, 2004 में गठन हुआ और संचालन 2006 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग कार्यक्रम दक्षिण सहयोग कार्यक्रम इस कोष के प्रबंधक एवं सचिवालय के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र क्या करता है? दक्षिण सहयोग कार्यालय इस कोष के प्रबंधक एवं सचिवालय के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि कौन है? तो रुचिरा कंबोज है। भारतीयों के लिए ईरान ने मुफ्त वीजा नीति को क्या दिया? मंजूरी। वर्तमान में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड सहित कुल 27 देश भारतीयों को मुफ्त वीजा नीति प्रदान करते हैं। यमन के जो नए PM कौन बने हैं? तो अहमद अवद बिन मुबारक। किसकी जगह बने हैं? किसको हटा के या बर्खास्त करके? तो वहाँ का जो राष्ट्रपति परिषद है उस अब्दुल मलिक सईद को बर्खास्त करके इनको PM बनाया गया है यमन का, अहमद अवद बिन मुबारक को। कजाकिस्तान के नए PM कौन है? तो ओल्जास बेक्टिनोव। मलेशिया के 17वें राजा तो इब्राहिम सिकंदर। मलेशिया कब आज़ाद हुआ? तो 1957 में अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। अफ्रीकी देश नाइजर, माली, बुर्किना फासो ने ECOWAS से अलग होने की घोषणा की है। पश्चिम अफ्रीका में स्थित 15 देशों का क्षेत्रीय राजनीतिक आर्थिक संघ है ECOWAS तीनों देशों में तख्ता पलट का क्या है? विरोधी रहा है, हमेशा विरोध करता है। सेमिनाई महोत्सव कहाँ आयोजन किया जाता? जापान का है और ये 1000 वर्ष पुराना है। घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 3200 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3300 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। विंडफॉल टैक्स क्या है? तो विंडफॉल टैक्स ऐसी स्थिति में किसी इंडस्ट्री पर लगाए जाते हैं, मतलब विंडफॉल टैक्स ऐसी स्थिति में किसी इंडस्ट्री पर लगाए जाते हैं जहां कंपनियों को अचानक अतिरिक्त मुनाफा प्राप्त होता है। भारत का विकास दर 6.7 होने का अनुमान है IMF की रिपोर्ट विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार। नेक्स्ट श्रीलंका और मॉरिशस में UPI सेवाओं की शुरुआत की गई। UPI जो है NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित है और UPI 2016 को लॉन्च हुआ। पेरिस के एफिल टावर में भी UPI को लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार भारत की वृद्धि दर 6.75 से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है, जो कि 2024-25 का आंकड़ा की बात हो रही है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन मतलब OECD के अनुसार भारत की वृद्धि दर 6.2 कर दिया गया है। जापान तीसरी से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है जर्मनी, चौथे पे है जापान और पांचवा है हमारा भारत। इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-14
प्रक्षेपण यान के जरिए इनसैट 3DS उपग्रह क्या किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। प्रक्षेपित किया गया। गगनयान के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन तैयार, जो गगनयान मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन तैयार किया गया है। भारत का पहला मानव युक्त यह अंतरिक्ष मिशन है। अब है TOI 715b नामक ग्रह की खोज नासा द्वारा पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूरी से, मतलब जो नासा द्वारा एक खोज की गई है, क्या नाम है उपग्रह का, तो TOI 715b नाम इसका रखा गया और ये यहाँ से पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या दिया, सुपर अर्थ का। इसको जेम्स वेब टेलीस्कोप का प्रयोग कर TESS, मतलब ये क्या है, अंतरिक्ष दूरबीन है TESS, इसके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था इसको देखने के लिए। अब है IIT कानपुर ने पहली बार हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार, मतलब PAR का उद्घाटन किया गया है। भारी बारिश और कोहरे जैसी जो कम मतलब दृश्यता वाली जो स्थितियों में भी उसको मतलब सही से उससे देखा जा सकेगा, मतलब स्थिति में विमान को जो सुरक्षित तरीके से उसको उतारने में भी ये हेल्प करेगा। नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में INS संधायक यार्ड 3025 को भारतीय नौसेना में शामिल। यह देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत है। नेक्स्ट है ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की विकास निधि TDF योजना के तहत विकसित किया गया है और इसी नई तकनीकी से लो ऑर्बिट स्पेस के लिए नॉन टॉक्सिक पर्यावरण फ्रेंडली प्रोपल्शन सिस्टम भी विकसित हो सका है। अब नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खदान भविष्य निधि संगठन, जिसको CMPFO के लिए सी केयर्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है और ये क्या बोलते हैं, ये CDAC द्वारा विकसित किया गया है। ऑनलाइन निपटान इसका सी केयर्स वेब पोर्टल क्या है, तो ऑनलाइन निपटान को सक्षम बनाएगा, पारदर्शिता, तेज प्रसंस्करण, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है सी केयर्स वेब पोर्टल। अब स्वाति पोर्टल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहन करने हेतु बनाया गया है और तात्पर्य है साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। विकसित किसने किया है, तो लॉन्च किया गया है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा और विकसित किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च NIPGR द्वारा। भारत में 80 रामसर स्थल अब वर्तमान में हो गए हैं, 75 से बढ़कर 80 हो गए हैं और 5 आर्द्रभूमियों में से अगर बात करें तो 3 कर्नाटक में स्थित हैं। पहला है 3 कर्नाटक की हैं तो पहला है अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व, दूसरा है अघनाशिनी एस्चुरी, तीसरा है मगदी केरे संरक्षण रिजर्व। 2 तमिलनाडु में है तो उनमें से है एक कराईवटी पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है लंगवुड 16 रिजर्व 1। नेक्स्ट है इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट 2024 का आयोजन पणजी गोवा में हुआ। उद्देश्य क्या है, तो हितधारकों के बीच क्रॉस लर्निंग को बढ़ावा देना और सफल उदाहरणों को बढ़ाने में मदद करना। तो इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट 2024 का आयोजन गोवा पणजी में हुआ। उद्देश्य क्या था, तो हितधारकों के बीच क्रॉस लर्निंग को बढ़ावा देना और सफल उदाहरणों को बढ़ाने में मदद करना। उड़ीसा के बहरामपुर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत के पूर्वी तट पर एशिया के सबसे बड़े खारे पानी की जो लैगून है चिल्का झील, उसमें समुद्री एम्फीपॉड प्रजाति की खोज की। यह प्रजाति परहयाले वंश की झींगे के समान क्रिस्टेशियन प्रजाति है। नाम क्या है, इसका जो नाम है, उड़ीसा की जो मूल भाषा है उड़िया के नाम पर परहयाले ओडियन इसको नाम दिया गया है।
नेक्स्ट है मिलीपेड, मतलब जिसको कहते हैं कनखजूरा। मिलीपेड के नए जीनस और 5 प्रजातियों की खोज की गई है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। सनशाइन कोस्ट विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तंजानिया के उड़जुंगुआ पर्वत में 5 नई प्रजातियों की खोज की है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल के साथ समझौता किया है। कोचीन एयरपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। कौन सा? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब कोचीन एयरपोर्ट। सतत विकास शिखर सम्मेलन WSTS आयोजन इसका दिल्ली में हुआ। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI द्वारा आयोजित किया गया। संस्करण कौन सा था? तो 23वां संस्करण था। विषय क्या था? तो विषय सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व। शुरुआत 2001 में हुई थी किसकी? सतत विकास शिखर सम्मेलन की। तमिलनाडु सरकार ने ईरोड जिले में बरंगुर पहाड़ियों के 80,114.80 हेक्टेयर क्षेत्र को थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य इसको नामित किया गया है। किसने? तो तमिलनाडु सरकार ने ईरोड जिले के बरंगुर पहाड़ियों के 80,114.80 हेक्टेयर क्षेत्र को कौन सा? थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य इसको नामित किया गया है। विश्व की प्रवासी प्रजातियों की स्थिति या स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज की रिपोर्ट का जारीकर्ता कौन है? तो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स CMS द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासी प्रजातियों के लिए विलुप्त होने का खतरा और भी बढ़ रहा है। एल नीनो और जलवायु संकट से जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर मतलब अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पे है मेडागास्कर, सूखे की चपेट में आ चुका है। और ये एल नीनो की अगर बात करें तो एक नियमित मौसमी घटना है जो समुद्र के आसपास हवा के तापमान को क्या करती है? प्रभावित करती है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, मासिक रूप से अपडेट किया जाता है इसको। भारत में इसका 85वें स्थान पर खिसक गया है। जनवरी में कौन से था? तो 80वें स्थान पर था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। 6 देश सबसे ताकतवर जो पासपोर्ट वाले देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। नेक्स्ट लोकतंत्र सूचकांक 2024, 2023 में 41वें स्थान पर, 2022 में 46वें स्थान पर भारत था। शीर्ष में कौन से देश हैं? तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। सबसे निचले स्थान पर है तो उत्तर कोरिया 165वें, म्यांमार 166, अफगानिस्तान 167। किसमें? लोकतंत्र सूचकांक 2023 में। भारत 2023 में है 41वें में, 22 में था 46वें स्थान पर। शीर्ष में कौन है? तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड। नेक्स्ट है ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024, ब्रांड फाइनेंस द्वारा संकलित किया जाता है। मुकेश अंबानी इसमें शीर्ष पर हैं और ये विश्व में दूसरा स्थान रखते हैं। विश्व में 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कौन? मुकेश अंबानी। हिम तेंदुओं की रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि आबादी का जो आकलन है वो SPAI मतलब स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया प्रोग्राम अपनी तरह का पहला वैश्विक प्रयास है। भारत में 718 हिम तेंदुए हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो लद्दाख में। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2023। CPI में भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर है। मतलब CPI में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो भारत की रैंक क्या है? 93वें स्थान पर। शीर्ष में है डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत 2023 में 29वें और 2022 में 40। अब भूटान, अब देखें पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान 26, चीन 76, म्यांमार 162, बांग्लादेश 149, पाकिस्तान 133 में, श्रीलंका 115। एशियाई क्षेत्र में सिंगापुर 83 स्कोर के साथ, मतलब 83 स्कोर साथ शीर्ष 5वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार के मामले में सोमालिया सबसे अधिक भ्रष्ट देश है। रैंक कितनी है? 180। योजना एवं कार्यक्रम, और हम योजना और कार्यक्रम की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ
थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।